हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी यवनेश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 97 पेज नंबर और 98 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का, ये लेक्चर जो है, ये आने वाला जो लेक्चर रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए। या अनदर आपने कंप्लीटली चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर विजिट करके वीडियो में जाकर ऑल वीडियो देख सकते हैं, या अनदर मैं प्लेलिस्ट में डेवलपमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो सारे वीडियो देख लीजिए, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी से जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्लू रिवोल्यूशन भी करेंगे, फर्टिलाइजर भी करेंगे, इंसेक्टिसाइड भी करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप नए आए हो तो आपको एक काम है जो कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, या अनदर और काम है जो कि आपके दोस्त हो या फ्रेंड हो, अनदर जिसे भी आप रिलेटिव्स हो जिससे ज़रूरत है उसे ये चैनल शेयर करते जाइए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस करेंगे ब्लू रिवोल्यूशंस। ठीक है, इससे पहले हमने व्हाइट रिवोल्यूशन भी डिस्कस किया था, मैंने आपको पहले ही बोला है कि व्हाइट रिवोल्यूशन भी डिस्कस किया है और ग्रीन रिवोल्यूशन भी डिस्कस किया है। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड टू द फार्मिंग एग्रीकल्चर था और अनदर था व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट का मीनिंग होता है जैसे कि मिल्क में आने वाली जो रिवोल्यूशंस थी, जो कि रिवोल्यूशन आई है उसे हम व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। या अनदर जो कि एक्वेटिक लाइफ है, वाटर से रिलेटेड जो कि एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जब हम उसका एक्वेटिक लाइफ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो बढ़ाया है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन क्या किसके रिलेटेड है, वाटर के रिलेटेड, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क के रिलेटेड है और ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि ये सब एग्रीकल्चर ही है, तो मैंने आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे क्या दिया क्या है ब्लू रिवोल्यूशंस में। ठीक है, तो क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या करना है, हमें प्रोडक्शन लेना है। क्या है प्रोडक्शन लेना का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो किसका प्रोडक्शन बनाना है हमें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का। किसका, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में आने वाले ऑर्गेनिजम्स है। जनरली सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अपने फिश होती है जो कि मार्केट में हाईली डिमांडेबल होती है, फिश है, या अनदर जो एक्वेटिक लाइफ्स होते हैं जो हम खाने के लिए एज अ फूड यूज करते हैं, उसे हमें उसका क्या करना है, हमें प्रोडक्शन करना है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर। ऑब्वियसली बात है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड एज ब्लू रिवोल्यूशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लू रिवोल्यूशंस कहते हैं। सिंपल सी बात बताओ, जो कि आप जो खाने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसकी फार्मिंग करना, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू रिवोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि फार्म ponds and fish are the very common in East Asian countries। ईस्ट एशियन कंट्रीज या हमारे कंट्री में भी आपको मिल जाएगा, जो कि एक फार्म रहता है, फार्म का जो कि स्लोप है, स्लोप अनदर एक तरफ है, तो वहाँ पर पानी रुका रहता है, तो वहाँ पर फार्मर क्या कहते हैं, वहाँ पर फार्म पॉन्ड बनाते हैं, जो कि जिसे हम शेत तड़ कहते हैं मराठी में। ठीक है, तो फार्म पॉन्ड बनाते हैं, तो वो फार्म पॉन्ड में आप क्या कर सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो होती है जैसे फिश हो या अनदर जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो, उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। बट जनरली यहाँ पर क्या कहा गया है कि फार्म पॉन्ड फिश इज द वेरी कॉमन, ये कॉमन है किसमें, ईस्ट एशियन कंट्री में जनरली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है कि however the peoples are not thinking the cultivating the fish and shrimp and other the aquatic animals। ठीक है, अब बात क्या है, फार्मिंग तो हो रही है, जैसे कि इधर एक फार्म है, उस वहाँ पर क्या है कि एक तरफ स्लोप है और वहाँ पर आने वाला जो ऊपर का जो पानी है वो स्लोप में वहाँ पर रुक जाता है, तो वहाँ पर आप जनरली फार्मिंग तो कर ही रहे। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताऊँ, पेन यूज करता हूँ ब्लैक कलर का, ठीक है, रेड कलर का दिखता नहीं है अच्छे से। यहाँ पर फार्म है, तो फार्म में इस तरफ स्लोप है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्म पॉन्ड का निर्माण करेंगे। यहाँ पर तो एग्रीकल्चर फील्ड जैसे कि जो कि हम मेजर क्रॉप ले तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि एक्सेसिव वाटर होने के कारण उसका लॉस हो सकता है। तो इधर तो हम फार्मिंग कर ही रहे हैं, तो फार्मिंग करने के बाद इधर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अनदर एक्वेटिक एनिमल का भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, जैसे कि फिश हो या अनदर जो भी खाने वाली फूड चीज़ हो जो कि एक्वेटिक में आती है, उसका क्या करना है, हमें प्रोडक्शन करना है। नॉट ओनली थिंकिंग द कल्टिवेशन, मतलब फिश ही नहीं, यहाँ पर फिश ही नहीं, या अनदर श्रिम्प, जैसे कि हम झींगा वगैरह बोल देते हैं, अनदर जो भी वो खाते हैं, फिश हो, श्रिम्प हो, या अनदर एक्वेटिक एनिमल का भी हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जो कि मार्केट में हाईली
डिमांडेबल होते। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए क्या प्रोवाइड करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए एक योजना निकाली है, जो कि योजना का नाम है अपना नील क्रांति मिशन 2016। ठीक है, नील क्रांति मिशन 2016, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NKM16 भी कहा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें क्या फैसिलिटी हमें मिलती है? 50% या 100% सब्सिडी भी हमें मिल सकती है। ठीक है, आपके पास कितना फार्म है या अकॉर्डिंग टू उसके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको 50% भी सब्सिडी मिल सकती है या 100% भी सब्सिडी मिल सकती है, जो कि फार्मर की इकोनॉमिक स्टेटस बदलने के लिए भी उसका एक मोटिव है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नील क्रांति मिशन का ये जो स्कीम है निकाली है, जिसमें 50% 100% सब्सिडी मिलती है। ठीक है, बात क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, ब्लू रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना किसका? एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, फूड एज अ फूड यूज करते हैं, उसका क्या करना है? हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसे हम ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे हम फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या होता है? खत, जो कि खत हम फार्मिंग में यूज करते हैं। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम रहता है उसमें, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए हम जनरली यूज करते हैं, उसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के कितने टाइप्स होते हैं? फर्टिलाइजर के 2 टाइप्स होते हैं। जैसे ही मैंने नोट्स निकाली है उसी तरह से आप नोट्स भी निकाल सकते हो। आप जो कि बुक्स में लिखते जाइए, नोट्स निकालते जाइए, इसी तरह से आपकी अच्छी नोट्स बन सकती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, कितने टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं हमारे पास? 2 टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। पहला दूसरा कोई नहीं होता है, कोई भी पहला लिख सकते हैं आप। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सेकंड होता है अपना केमिकल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एग्जांपल होता है जैसे कि FYM, फार्म एड मैन्योर, जिसे शेन खाद वगैरह बोलते हैं ना हम, शेन खाद है, या अनदर जो कि अर्थवर्म ने बनाया, जो कि कंपोस्ट वाला होता है, वो सारा खाद क्या होता है? अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें केमिकल यूज नहीं होता है। ठीक है, सेकंड होता है अपना केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि DAP, डायमोनियम फॉस्फेट है, SSP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ये जो केमिकल्स होते हैं ये होती है अपने केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें केमिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फर्टिलाइजर के कितने टाइप है? 2, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक होता है अपना केमिकल फर्टिलाइजर। क्लियर है? देखेंगे कि सबसे पहले यूज दिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट थोड़े कट किए हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का हमने इंपॉर्टेंट बताना है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, जैसे कि ऑर्गन फेल्यूर होना, या अनदर हम बायो मैग्निफिकेशन की भी प्रोसेस आगे देखेंगे। तो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसके बेनिफिट क्या होते हैं, उसका यूज क्या होता है, या उससे हमें क्या मदद मिलती है, उसका क्या बेनिफिट हम कह लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करके हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब जो सॉइल की वाटर होल्डिंग जो पोरोसिटी रहती है ना, जो कि आज क्या है, आज के ज़माने में या आज जो टाइम चल रहा है, उस टाइम में क्या है कि हम जो फार्मर्स होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हमारी जो सॉइल की पोरोसिटी है ना, वो कंप्लीटली पोरोसिटी आपको देखने ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आप यूज कीजिए। क्यों? मतलब उसके फायदा क्या होगा हमें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर की जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो इंक्रीमेंट होगी। अनदर सॉइल कंजर्वेशन होगा, मतलब सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि सॉइल इरोजन होना, मतलब सॉइल में एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। तो जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उससे सॉइल कंजर्वेशन भी होती है। अनदर होता है कि वेरियस इसेंशियल एलिमेंट भी उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और जो कि अनदर होता है कि अवेलेबल टू द क्रॉप ड्यू टू द अर्थवर्म एंड फंगस। मतलब जो बेनिफिट होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हुआ जो कि अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि फंगस हुआ जो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारे फायदे होते हैं अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के। केमिकल फर्टिलाइजर के नुकसान भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आगे का दिया गया है कि लेस फार्मिंग। ठीक है, अनदर एक टाइप की फार्मिंग आपको मैं बताता हूँ, आपकी बुक्स में दी गई है। सॉइल लेस फार्मिंग। क्या होता है? सॉइल लेस फार्मिंग। अब बोलेंगे सर ये कौन सी फार्मिंग है? सॉइल तो इसेंशियल, सॉइल तो लगेगी, जो कि न्यूट्रिएंट है या अनदर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, वो तो सॉइल से लेंगे ना। तो सॉइल लेस फार्मिंग का जो कि ये कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे कि लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट। लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर देखेंगे वो कैसे फार्मिंग की जाती है। तो एक ऐसा पाइप रहता है और पाइप में ऐसे होल रहते हैं। ठीक है, जब हम ग्रेजुएशन टाइम में थे तब हमने KVK में, कृषि विज्ञान केंद्र में, एक्चुअली मैंने वो सॉइललेस फार्मिंग देखी थी। प्रैक्टिकल के लिए हम जाते थे वहाँ पर। तो ये जो होल्स रहते हैं, इस होल में वो क्रॉप लेते हैं और ये जो पाइप्स रहते हैं, इस पाइप के अंदर से क्या बह रहा है?
पानी बह रहा है, वो तो पानी वो सिंपल वाला पानी नहीं रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट भरे रहते हैं, उसमें फर्टिलाइजर रहता है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर उसमें ऐड करते हैं। तो उस केमिकल फर्टिलाइजर से सब जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो कि प्लांट के लिए इसेंशियल होता है वो सब मिल जाता है और उससे क्या ग्रो करते हैं हम, प्लांट का ग्रो करते हैं। किसका ग्रो करते हैं, प्लांट का ग्रो। तो इसमें सॉइल का यूज है क्या, नहीं, इसमें सॉइल का यूज नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सॉइल लेस फार्मिंग कहते हैं या अनदर हाइड्रोपोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ये बात ध्यान में रखिए, क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक, जिसे हम सॉइल लेस फार्मिंग कहते हैं। ये भी एक है, ये भी एक फार्मिंग का एक टाइप से जो कि मतलब लेटेस्ट डिस्कवर है, हार्मफुल इफेक्ट एंड लिवर। ठीक है, तो आगे क्या बोला है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ liberals used for the chemical fertilizer and decreasing the soil fertility। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो कि केमिकल फर्टिलाइजर का हमें जो कि इफेक्ट होता है वो बताया है। पहली बात तो क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या डिक्रीज होता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है और अनदर हार्मफुल इफेक्ट भी गिरता है, किस पर, हमारे बॉडी पर या अनदर ऑर्गेनिज्म पर गिरता है, किसका, केमिकल फर्टिलाइजर का। ठीक है, बात क्लियर है। ये है अपना फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंसेक्टिसाइड। क्या देखेंगे, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मीनिंग क्या होता है, इंसेक्ट को मारने वाली जो होते हैं उसे हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। इंसेक्टिसाइड देखेंगे क्या होता है, थ्रू द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द प्लांट कैन बी द प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है, यहां पर क्या बताया हमें कि प्लांट जो होते हैं ना उनके अंदर भी इम्यूनिटी पाई जाती है। जैसे हमारे अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है तो वैसे प्लांट के अंदर में इम्यूनिटी पाई जाती है जो कि नेचुरल इम्यूनिटी होती है। इन्फेक्शन यूज इन द इंसेक्टिसाइड इज नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है, बट क्या होता है कि वो जो इम्यूनिटी होती है ना वो इम्यूनिटी पूरे से नहीं होती है, जो कि कोई भी इंसेक्ट हो, वो पेस्ट हो, उसमें जहाँ पर अटैक आता है प्लांट पर तो वो इम्यूनिटी पूरे से नहीं होती है। उसके अलावा हमारे खेतों में नेचुरल फ्रेंड्स अवेलेबल्स होते हैं। नेचुरल फ्रेंड किसके फ्रेंड होते हैं, वो अपने फार्मर के फ्रेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ्रॉग होना, फ्रॉग आपको पता है इंसेक्ट को खाता है, पेस्ट को खाता है, फ्रॉग है, अनदर बर्ड्स होता है, बर्ड्स भी जो कि इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होती है जो इंसेक्ट खाती है, बर्ड्स हुआ, या पेस्टिसाइड आर यूज इन द लार्ज स्केल ऑफ द इंक्रीजिंग द यील्ड। इसके अलावा भी हम क्या करते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उसका एक्सेसिव यूज करते हैं, हद से ज़्यादा यूज करते हैं, और हद से ज़्यादा यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, जनरली आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, फार्मर के जो फ्रेंड होते हैं, फ्रॉग, आज खेतों में आपको फ्रॉग ज़्यादा नहीं दिखाई देते, जैसे कि बर्ड्स नहीं दिखाए जाते, मतलब दिखाई नहीं देते। और अनदर होता है अपना जो कि अर्थवर्म होते हैं, जो कि फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, जो कि आज हमें दिखाई नहीं देते। क्यों, क्योंकि हमने इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चालू कर दिया, जिसका इफेक्ट हम पर भी गिरता है या अनदर जो कि फूड वेब होती है, फूड चेन होती है, सब पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दिस पॉइजन, जो कि पॉइजन हमने एप्लीकेशन किया है, इंसेक्टिसाइड जो कि कीटकनाशक बोलते हैं हमारे मराठी में उसको। दिस पॉइजन एंटर इन द फूड वेब, वो किस में एंटर करेगा, फूड चेन में एंटर करेगा। ठीक है, थ्रू द वाटर, किसके थ्रू, वाटर थ्रू। आपको पता है एक फार्म है, ये फार्म में आपने क्या किया, स्प्रे एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन करने के बाद बारिश आई, और बारिश आने के बाद वो पानी एक वाटर बॉडीज में तो जाएगा जाएगा, जैसे कि छोटे छोटे नाली है, नाली के बाद वो रिवर में चला जाएगा, और रिवर में चले जाने के बाद वो किस में एंटर करेगा, फूड वेब में एंटर करेगा थ्रू द water and food। it is the बायोमैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमने इंसेक्टिसाइड का जो कि पार्टिकल्स वाटर में गए, और वाटर में जाने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, और वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम खाएंगे। ठीक है, तो ये सबको क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा उसका। तो ये जो जमा होने वाला जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बात क्लियर है, वो जमा होते रहता है अपने पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। मतलब सिंपल सी बात है, वो पॉइजन जब फूड वेब में एंटर करता है वाटर थ्रू या अनदर किसी भी थ्रू, वो फूड वेब में एंटर करता है, तो वो एंटर करने के बाद उस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और लास्ट का जो टॉपिक है ये अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल एग्रीकल्चर बताते हैं कि जो कि हमारे केमिकल फार्मिंग्स होती है जिसमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं वो कम कीजिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। Nowadays the organic farming and the organic product have been the buzzword।
ठीक है। मतलब क्या है कि मूल मंत्र बन गया है हमारा किसका, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं ना हमारे मार्केट में हाईली डिमांडेबल बन चुके हैं अभी, जो कि वीआईपीज लोग होते हैं जो खाने के लिए अच्छा सा ये करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का हाईली डिमांड करते हैं, ठीक है। क्यों डिमांड करते हैं आगे हम देखेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर बीइंग अवेलेबल एंड डिमांड देम द इवन इंक्रीजेस। मतलब दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है। केमिकल से क्या हो रहा है, जैसे कि जो कि हमारे बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ना, ऑर्गन फेल्यूर होना या अनदर डिसीज होना, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पर, जो अनदर वो सारे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट हमारे बॉडी पर इफेक्ट होता है। इसीलिए हमारे ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग्स होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसे कहेंगे, जहाँ पर केमिकल किसी भी तरह से यूज नहीं किया जाता है, उसका एक परसेंटेज होता है, एक सर्टिफाइड होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो कि फार्म में हम एफआईएम यूज कर रहे हैं, मतलब शेन खाद जो यूज कर रहे हैं, उस शेन खाद जिस बफेलो का है, उस बफेलो ने भी उस फार्मिंग का, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं जो केमिकल यूज किया हुआ चारा भी नहीं खा सकती हो। मतलब क्या है कि वो उसका मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक परसेंटेज होता है, तो धीरे धीरे करके आप कंप्लीटली ऑर्गेनिक आपको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होता है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया है, नेचुरल एफआईएम, नेचुरल जो कि फर्टिलाइजर यूज किया है, नेचुरल वेराइटीज यूज किया है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव बीन द यूज इन द लार्ज स्केल। आपको पता है फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड लार्ज में यूज की जाती है फार्मर द्वारा। दिस पॉइजन केमिकल रीच टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द फूड वेब। मैंने आपको अभी बताया था कौन सी प्रोसेस, बायोमैग्निफिकेशन। वो कहाँ पे आते हैं, ह्यूमन में आते हैं, ह्यूमन के बॉडी में थ्रू द फूड वेब, वाटर एंड देयर एडवर्स हार्मफुल इफेक्ट एंड इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि एडवर्स इफेक्ट भी हमारे शरीर पर पड़ते हैं, हमारे शरीर पर उसका क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, या अनदर हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी वो हार्मफुल्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम कीजिए और हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा कीजिए, ठीक है। जरूरत जितना हो उतना ही एप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। ये होगा अपना कंप्लीटली कॉन्सेप्ट। क्या क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में, ब्लू रिवोल्यूशन देखा, फर्टिलाइजर देखा, इंसेक्टिसाइड देखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के जो कि कमेंट्स बॉक्स है उसमें आपका डाउट्स लिख दीजिए और मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा। और जाने से पहले वीडियो जो कि वीडियो है उस वहाँ पर कमेंट्स करते जाइए, जो कि समझ में आया नहीं समझ में आया सारा, ठीक है। और जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।